Hello everyone. How is the Joes? So how is your study going on? I hope आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी. काफ़ी ठंड भी बढ़ गया है तो अब इस ठंड में पढ़ने में मज़ा और ज़्यादा आने वाला है बिकॉज हमारे बोर्ड्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है और उसके लिए हमारा प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए. तो उन प्रिपरेशंस को मद्देनज़र हम लोग आज अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आगे हमारा जो टॉपिक होगा आज हमारा डिस्कशन वो होगा हमारा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज. फिर उस पर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल्स स्पेशली देखेंगे जो हमारे पूरे कंसेप्ट को एक तरह से क्लियर करके रख देगा. ठीक है, तो विद दिस नोट आई एम पार्थिश राजवंश, योर फिजिक्स सर, beginning this new lecture, that is electromotive force, EMF and terminal voltage. फटाफट इस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं. उसे देखने के बाद ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि काफ़ी कम टाइम में कितने जल्दी से हम लोग किसी टॉपिक को कवर कर पाएंगे ये इस वीडियो में हम लोग देखना है. जल्दी से इस टॉपिक को हम लोग को आज खत्म कर देना है. सो लेट अस बिगिन. ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज. अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रिसिटी, करंट, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब चीज़ों के बारे में देखा. तो एक जो टर्म हम लोगों ने सीखा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब उस पोटेंशियल के बारे में थोड़ा डेप्थ में स्टडी करना है. ठीक है, ये दोनों ही अल्टीमेटली पोटेंशियल ही है बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आज हम लोग देखने वाले हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये हमारा वीडियो. तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले ईएमएफ होता क्या है. ईएमएफ जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, इसको पहले समझते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि कई सारे आईसीआईसी सीबीएसई इस बुक में दिया भी होता है, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल लगता है कि जैसे कि मान लो कि हम लोग जानते हैं एनर्जी जो फ्लो करता है इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू दी बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. अब उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आई मीन टू से जो वाटर फ्लो कर रहा है जिस रेट से, मान लो हायर बॉडी और लोअर बॉडी की तरफ एनर्जी फ्लो कर रहा है बट किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको हम लोगों ने मेजर कर लिया. अब जिस रेट से वो फ्लो कर रहा है उसी रेट को अगर हमको कंसिस्टेंट रखना है तो क्या करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे हायर बॉडी का एनर्जी घटता जाएगा लोअर बॉडी की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से फिर धीरे धीरे दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. मतलब देयर विल बी नो फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी फ्लो रुक जाएगा. अगर मान लो हमें ये एनर्जी फ्लो को कंसिस्टेंट रखना है तो क्या करना होगा कि मान लो कि एक बॉडी है जो कि हायर टेम्परेचर पे था और दूसरा बॉडी जो है वो हमारा क्या है, लोअर टेम्परेचर पे है. तब यहाँ से जब एनर्जी को ट्रांसफर किया गया, मान लो एनर्जी ये रिलीज ही कर रहा है, तो ट्रांसफर जब किया गया तो ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक ये बैलेंस ना हो जाए. अगर मान लो कि इसी फ्लो को हम लोग को कंसिस्टेंट रखना है, कंसिस्टेंट रखना है, कंसिस्टेंट रखने के लिए जो इसका एनर्जी है, इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इसमें सप्लाई हुआ है जिस भी मीडियम से, जैसे भी इसमें जो एनर्जी आया है वो कंटिन्यूअसली उसको मिलता रहे. कभी देखे हो, कभी किसी पार्क में घूमते हो तो आजकल वो एक नल वाला बड़ा ही मस्त डिजाइन वाला एक आ रहा है, मतलब जो पार्क में लगा होता है उससे पानी गिर रहा है और ऐसा लगता है कि नल का कोई कनेक्शन नहीं है फिर भी पानी कहाँ से आ रहा है, जबकि उसके बीच में एक पाइप होता है काफी पतला सा, वो वाटर के फ्लो के कारण मतलब सही से नजर नहीं आता है, इस वजह से वो हम लोग को ट्रिक कर देता है. तो ये एक ट्रिक है. तो उसमें क्या देखते हैं कि वो जो पानी है कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है. ऐसा कभी होता है कि कभी कोई पार्क गए, पानी ऐसे फ्लो हुआ फिर खत्म हो गया, बंद हो गया? नहीं, इसको कंसिस्टेंट रखना है. तो कंसिस्टेंट रखने के लिए क्या होता है, जहां से वो जिस सोर्स से पानी को निकाला है उसी सोर्स में हमें एक तरह से पानी सप्लाई भी करना होगा. बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ से हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ ट्रांसफर हुआ है इसको कहीं ना कहीं एनर्जी हमें सप्लाई करना होगा कंसिस्टेंटली. बात समझ में आ रहा है ना? तो ये एनर्जी अगर कंसिस्टेंट वे में सप्लाई होता रहेगा तो मान लो कि यहाँ पे 50 यूनिट एनर्जी है और इसमें 20 यूनिट एनर्जी है, तो ये तो ट्रांसफर होता रहेगा. अब यहाँ पे कंसिस्टेंटली ये जितना लूज कर रहा है उतना ही हम इधर से भेजते भी जा रहे हैं इसमें, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा. मतलब कि ये जो एनर्जी फ्लो है, जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो मेंटेन्ड है ना, जब तक कि ये एक्सटर्नल एजेंट इसको एनर्जी पंप कर रहा है.
बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्सटर्नल एजेंट इसमें एनर्जी पंप कर रहा है इसके इस एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, सो दैट दोनों के बीच में एक डेफिनेट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन रह सके। यानी कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट है वो काम कर रहा है, यानी कि पंप, ये एक्सटर्नल एजेंट क्या हो सकता है, मान लो पंप, मान लो यहाँ एनर्जी की जगह हम पानी ही बोलते हैं, यहाँ पानी बढ़ा है, यहाँ भी पानी बढ़ा है, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे पंप के मदद से हम इसमें क्या कर रहे हैं, पानी भरते जा रहे हैं, तो ये घट ही नहीं रहा है, तो इसलिए इससे जो पानी इधर ट्रांसफर हो रहा है ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर कंसिस्टेंट वे में होता जा रहा है, क्योंकि ट्रांसफर होने से घटना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, हम बाहर एक्सटर्नली भी पंप के मदद से इसमें पानी कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, यानी कि ये जो दोनों का डिफरेंस है ये कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड है 30 यूनिट का, इसलिए एनर्जी क्या हो रहा है, मेंटेन्ड या कंसिस्टेंट वे में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं ईएमएफ के टर्म में। उसी तरीके से अब ईएमएफ को समझेंगे कि ईएमएफ में क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स क्या है अभी, सेल का, सेल यही तो हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, यही हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक सेल के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होता है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, मतलब दिस टर्मिनल इज एट पॉजिटिव, दिस टर्मिनल इज एट नेगेटिव पोलैरिटी, ये हम लोग सभी को जानते हैं। अगर इससे किसी चीज को कनेक्ट कर दोगे सर्किट को विद अ रेजिस्टर मान लो, तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, तो करंट फ्लो किया क्यों, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन इट्स पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। अब लेकिन सवाल आता है कि ये कुछ समय के बाद जब करंट फ्लो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होने लगेगा, बात समझ में आया, डिस्चार्ज इन द सेंस इसका जो भी वोल्टेज था वो घटने लगेगा। तो अब इसका जो काम है कंसिस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का, वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि अब इसको भी कोई थर्ड एक्सटर्नल एजेंट का जरूरत पड़ेगा जो इसको कुछ सर्टेन टाइम तक एनर्जी को प्रोवाइड कर सके और बैटरी को हम कुछ देर तक, कुछ दिन तक यूज कर सके, अदरवाइज एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या ऐसा रखा जाए, तब बैटरी जो बनाया गया, तो कई सारे बैटरीज के टाइप्स है, बैटरीज के बारे में अगर पढ़ोगे तो इसके अंदर क्या होता है, केमिकल्स, केमिकल्स होता है। तो यहां से दिमाग स्ट्राइक क्या होगा कि पक्का बैटरी का केमिकल एनर्जी ही सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है, तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। इसके सारे केमिकल्स जब यूटिलाइज होंगे तो यही हमें क्या होगा, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना करके देगा। यहाँ पर जो थर्ड एजेंट आ रहा है ये हमारा क्या हो रहा है, थर्ड एजेंट जो आ रहा है हमारा, थर्ड एजेंट क्या, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो ये सब जो हो रहा है, थर्ड एजेंट इन द सेंस पहला ये जाने का काम, लाने का काम, जो एक्सटर्नल एजेंट है, थर्ड एजेंट नहीं बोलो, एक्सटर्नल एजेंट बोलो। यहाँ एक्सटर्नल एजेंट का कौन काम कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट ये इसके अंदर जो केमिकल है यही इसको क्या करता है, जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है बैटरी में करंट फ्लो करने की वजह से, तो ये क्या करता है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स को रिलीज करता है, और सारे चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आके जमा हो गया, नेगेटिव चार्ज इधर आके जमा हो गया, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो गया, काफी सारे चार्ज पार्टिकल्स मिल गए, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हमने सर्किट को कंप्लीट किया, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, और वो पार्टिकल्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हैज नाउ बीन डेवलप। आगे देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। अब देखते हैं ईएमएफ हम लोग समझते हैं। तो जब एक रजिस्टर को लगाया गया, ठीक है, प्लस माइनस, तो ये पाया गया कि इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है ना, बात समझ में आ रहा है, ईएमएफ। तो ईएमएफ का बाय डेफिनेशन पहले समझते हैं, the work done in bringing the charged particles, the work done in bringing the charged particles from one point या terminal to another is EMF in a simple language, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ा, that is nothing but EMF, मतलब
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा। आखिर ये थर्ड एजेंट है ना ईएमएफ, अभी बताए, यही ईएमएफ जो है एक्सटर्नल एजेंट की तरह बिहेव करता है, सो दैट बैटरी को सफिशिएंट चार्ज पार्टिकल्स मिलता रहे सेल को, और वो उसको पुश करता रहे और सर्किट में करंट को मेंटेन रखे, है ना। लेकिन एक बड़ा ही माइन्यूट बात है, ईएमएफ का कंसेप्ट तभी तक रह सकता है जब तक कि सर्किट क्या है, ओपन, ओपन सर्किट। मतलब अगर मान लो यहाँ पे की लगा दोगे, या फिर इसको हम डिस्कनेक्ट करके रखते हैं कि इतना ही है, बैटरी बाजार से लाते हो खरीद के सेल, लिखा होता है 3 वोल्ट, जैसे एवरीडे का लाते हो, ये सब लाते हो, तो उसमें क्या लिखा होता है 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का मतलब हुआ कि वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं। जब ईएमएफ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पोटेंशियल, ईएमएफ इज अ टाइप ऑफ potential, EMF is a type of potential provider। EMF क्या एक तरह का पोटेंशियल प्रोवाइडर है। मतलब जब तक ये सर्किट इनकम्प्लीट था, सर्किट इनकम्प्लीट होने के वजह से क्या हो रहा है कि बैटरी का अभी करंट फ्लो नहीं करेगा, देयर विल बी नो करंट। तो जो काम करना पड़ रहा है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने में, ये इसका क्या है, ईएमएफ बता रहा है। मतलब यही इसका अभी पोटेंशियल वोल्ट है, इतना ही वोल्टेज है, सर्टेन वी वोल्ट में ही ये ईएमएफ है। ईएमएफ जो है बैटरी का एक सर्टेन वोल्ट है, यानी कि ईएमएफ कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक लाने में जितना, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को, इसके अंदर का जो केमिकल को काम करना पड़ा है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पार्टिकल को लाने में, वही हमारा क्या है, पोटेंशियल के रूप में यहाँ स्टोर्ड है। अभी ये पोटेंशियल यूज में नहीं आया ना, इसलिए इसको कह सकते हैं ईएमएफ इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल प्रोवाइडर। ईएमएफ एक पोटेंशियल प्रोवाइडर का काम करेगा कब, जब सर्किट कंप्लीट हो। तो यानी कि ईएमएफ का एक दिमाग में आ गया कि ईएमएफ का कंसेप्ट कहां पे आता है, व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सर्किट ओपन है तभी तक ईएमएफ है। बात समझ में आ रहा है, व्हेन सर्किट इज ओपन तब तक हमारा ईएमएफ का कंसेप्ट है। तो कितना ईएमएफ हो गया, अगर मैथमेटिकली इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ईएमएफ दैट इज ई इज गिवन बाय, देखो हमारा क्या है, इन ब्रिंगिंग द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज पार्टिकल, याद करो पोटेंशियल का कंसेप्ट से। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज पार्टिकल मतलब W बाई Q। तो कितना वर्क करना पड़ा, बाई डिवाइडेड बाय द चार्ज दैट इट इज कैरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये हमारा कितना आ गया, W बाई Q, ये भी वोल्ट में हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, और आप यहाँ फोर्स का तो न्यूटन होना चाहिए, बट यहाँ पे आप वोल्ट लिखे हैं। तो देखो इसका बड़ा हिस्टोरिकल मतलब बिगिनिंग है कि ईएमएफ बस एक नाम दे दिया गया, लेकिन ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है। बात समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग न्यूटन में दिखाएं, ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है, ये एक एक्सटर्नल एजेंट है जो सिर्फ काम कर रहा है किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक एंड से दूसरे एंड तक थ्रो करने में। बात समझ में आ रहा है, तो बोलोगे इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, क्यों थ्रो करने का जरूरत पड़ रहा है। अरे भाई इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब मान लो पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तुम बोलोगे सर करंट फ्लो कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर होगा, नहीं, बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है वो इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। लेकिन करंट का डायरेक्शन हम यही मानते हैं, बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब पॉजिटिव की तरफ से गया और इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी ओर लाया। बात समझ में आ रहा है, ये उसका यही मतलब हुआ कि पॉजिटिव किससे निकल रहा है और देखो नेगेटिव की तरफ आ रहा है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के लाया। बात समझ में आ रहा है, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से क्या होगा, करंट निकलेगा, इसीलिए नेगेटिव चार्ज देखो उससे अट्रैक्ट होकर के उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए ये बाय कन्वेंशन वर्ड यूज किया गया कि बाय कन्वेंशनली ये पाया गया कि ऐसा है, लेकिन दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट है, लेकिन करंट डायरेक्शन हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दैट करंट इज व्हाट, कन्वेंशन करंट। दैट करंट इज नथिंग बट कन्वेंशन करंट। ये बात समझ में आ रहा है, ये हमारा कन्वेंशन करंट का केस हो गया। तो अब हम, मुझे लगता है कि अब ईएमएफ का थोड़ा बहुत कंसेप्ट दिमाग में अब आ रहा होगा कि ईएमएफ होता क्या है। कि ईएमएफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट यानी कि टर्मिनल टू वन अदर इज ईएमएफ, जो एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है।
तो यही एक यहाँ से यहाँ तक चार्ज को थ्रो करने का जो काम करता है, कि मान लो इससे नेगेटिव पॉजिटिव काफी सारे चार्ज उस केमिकल्स के अंदर हैं, तो वो क्या करेगा, उस थर्ड एजेंट जो है ईएमएफ उसको थ्रो करेगा, पॉजिटिव को सारा यहाँ लाके जमा कर देगा और नेगेटिव को यहाँ लाके जमा कर देगा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे ही पॉजिटिव को देने में रिपल्सन होगा, तो अब उस रिपल्सन के अगेंस्ट में उसको काम करना पड़ रहा है केमिकल को, तो दैट केमिकल इज एक्टिंग एज एन एक्सटर्नल एजेंट। उसने काम किया, तो काम किया तो यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। इस एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम किया दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, और यहाँ पे हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल पे आ गया, ऑब्वियस ही बात है। तो कितना पोटेंशियल हो गया? W बाई की, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, मतलब एनर्जी यहाँ पे गेन हुआ है। अब यही एनर्जी गेन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, तो क्या होगा? करंट बहेगा। कब? जब सर्किट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ अभी ओपन है, तो जब करंट अभी नहीं फ्लो कर रहा है तो इट इज द केस ऑफ ईएमएफ। जैसी सर्किट को कंप्लीट कर दोगे, ये एक नया कंसेप्ट ला के देगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों ही चीज बहुत ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये हमारा ईएमएफ का जो कंसेप्ट था, मुझे लगता है आप समझ में आया होगा कि ईएमएफ क्या हो गया। इट इज नथिंग बट it acts as a external agent that supplies charge from one point to another to maintain a proper potential difference, to maintain a proper potential inside the cell so that we can use it as per our convenience। तो EMF क्या हो गया? एक पोटेंशियल प्रोवाइडर हो गया, जो हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि पोटेंशियल प्रोवाइडर है, पोटेंशियल इसने प्रोवाइड किया, अब हम लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सर्किट को कंप्लीट कर दो, करंट विल नाउ स्टार्ट टू फ्लो। ठीक है, चलो इसको और थोड़ा सा देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज के टर्म में। Don't waste too much time in rubbing these rubbish। सब मोह माया है ना? क्या सर, क्या पढ़ लिख के होगा? सब मोह माया है। लेकिन अब इस दुनिया में रहना है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। इस भौतिक संसार में भौतिक चीजों को भी साथ लेकर के ही चलना पड़ेगा, तभी आध्यात्मिक उन्नति भी होगा। बोले और सर तो बड़ा 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 ज्ञान दे रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो अभी मत समझो, इसी को समझो फिलहाल। तो देखो, अब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज का कंसेप्ट देखते हैं। टर्मिनल वोल्टेज। अब तो ईएमएफ का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं टर्मिनल वोल्टेज। उसी सेम सेल को लिया गया। अब नाउ द सर्किट हैज बीन डेवलप्ड, जिसमें एक रजिस्टर लगाया गया हैविंग रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब ये जो ईएमएफ था यहाँ पे, नाउ दिस विल सप्लाई करंट। क्यों? कि नाउ द सर्किट हैज बीन क्लोज्ड, यहाँ पे कनेक्शन बना दिया गया। बात समझ में आया? तो ईएमएफ के केस में क्या था कि जब सिर्फ सेल है, तब उस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट इट बी ए एंड लेट इट बी बी, तब ये हमारा ईएमएफ हो गया। और ये जैसे ही कनेक्ट हुआ सर्किट के साथ, नाउ दिस ईएमएफ इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? टर्मिनल वोल्टेज। बात समझ में आ रहा है? तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए भी हमारा डेफिनेशन क्या है? अलग नहीं है, बस इसको समझना है कि टर्मिनल वोल्टेज इज नथिंग but also a concept of potential, is nothing but also a concept of potential, ठीक है, difference provider। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का ही एक कंसेप्ट है, और कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, ये भी एक पोटेंशियल ही है। दोनों ही चीज, ईएमएफ भी पोटेंशियल इज अ कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड टर्मिनल वोल्टेज इज अ कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। दोनों में फर्क क्या है कि जब सर्किट को कंप्लीट कर दिया गया तो नाउ द करंट हैज स्टार्टेड। अब जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? ईएमएफ का जो भी वोल्ट होगा, मान लो कि 10 वोल्ट है, तो ये क्या होगा? एनर्जी विल नाउ स्टार्ट टू डिस्ट्रीब्यूट इन द सर्किट। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, तो ये एक सर्टेन टाइम तक पोटेंशियल को मेंटेन करेगा। लेकिन जैसे जैसे इस बैटरी का, इस सेल का केमिकल कंज्यूम होता जाएगा, तो क्या होगा? इसका पोटेंशियल घट रहा है। तो पोटेंशियल घटने का कारण, ईएमएफ का घटने का कारण कौन हो गया?
ये टर्मिनल वोल्टेज क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट कर दिया गया है। सर्किट कंप्लीट करते ही करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन द सर्किट, और जिसके वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज भी नहीं, कुछ भी अलग नहीं है, ईएमएफ की तरह ही है। बस फर्क क्या है कि इसमें वर्क करना पड़ रहा है, कौन, दोनों को जगह करना पड़ रहा है। एक इंटरनल वर्क ये हमारे पास दिख रहा है, ये बैटरी का, और दूसरा जो एक्सटर्नली सर्किट में काम करना पड़ रहा है। बात समझ में आया? यहाँ से यहाँ थ्रो करने में एक काम करना पड़ा, और फिर यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट को ले जाने में जो वर्क करना पड़ा। तो दो तरह का वर्क डन करना पड़ा यहाँ पे टर्मिनल के केस में। तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द सेल in pushing the charge from one terminal to another terminal that is externally प्लस इंटरनली भी कह सकते हो, क्योंकि जब सर्किट कंप्लीट होता है तो दोनों चीज को कंसिडर करना पड़ेगा कि यहाँ पे इंटरनल हो गया और बाहर से जब निकला तो एक्सटर्नल हो गया। तो दोनों जगह क्या हो रहा है, पावर लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि वर्क क्या हो रहा है, कब सेल काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब धीरे धीरे बैटरी का क्या होगा, एनर्जी घटेगा। तो ओवरऑल एनर्जी कितना घटेगा, दोनों मिलके सम हो जाएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये जो 10 वोल्ट का सेल को यूज किया गया है, पहले इसको मैथमेटिकली हम लोग लिख लेते हैं टर्मिनल वोल्टेज को। टर्मिनल वोल्टेज भी हमारे पास क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसमें, जब सर्किट क्लोज है, क्लोज सर्किट के लिए। और हम लोग ईएमएफ में क्या देखे थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जब सर्किट क्या है, ओपन है। ये दोनों में डिफरेंस यही है, कंसेप्ट वही है, बस बेसिक कंसेप्ट का डिफरेंस क्या है कि ईएमएफ वही पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स व्हेन द सर्किट इज ओपन। टर्मिनल वोल्टेज वही पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल्स, जब सर्किट क्लोज है। पास। अब देखो, तो ये पाया गया, तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली देख लिए। अब ये पाया गया कि जो टर्मिनल वोल्टेज है और जो ईएमएफ है, दोनों में डिफरेंस आ गया है। दोनों एक जैसा नहीं होता है, भले कंसेप्चुअली देखते हैं बहुत सिमिलैरिटी है दोनों में, लेकिन ये पाया गया कि ये जो ईएमएफ होता है, वो हमेशा क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज के कंपैरिजन में कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ। ईएमएफ जो भी होता है वो हमेशा घट जाता है। टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, फाइनल टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास, मान लो हमने ईएमएफ यहाँ पे कितना लिया था, 10 वोल्ट। जब ये फाइनली काम करके आया तो पोटेंशियल चेंज हो गया, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, ये जो आया तो वो लगभग 8 वोल्ट के लगभग जब यूज किया गया। तो एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जितना वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है उतना कंप्लीट वोल्टेज हमें मिल नहीं पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पावर लॉस हो रहा है। यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज निकल के आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 8 वोल्ट आ रहा है। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ कंपैरिजन में अभी कम आ रहा है। ये क्या माजरा है भाई, 10 वोल्ट का बैटरी हम लाए और 8 वोल्ट को यूज कर पा रहे, तो बचा 2 वोल्ट कहाँ गया, कुछ तो गड़बड़ है। तब यहां से कंसेप्ट आया किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस अब क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो, इसको मिटाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस में ये पाया गया ये कहीं तो कुछ गड़बड़ है, यानी कि लूज कौन कर रहा है, ये था 10 वोल्ट और ये हो गया 8 वोल्ट, ये अभी ज्यादा है। और ये बाद में जब इसको सर्किट क्लोज करके कनेक्ट किया गया तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। ले, ये क्या प्रॉब्लम है भाई, कैसे कम हो गया, करंट फ्लो कर रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे कम आ रहा है, किसी दो एंड के अक्रॉस, मान लो इस दोनों एंड के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज जब कैलकुलेट किया गया तो कम आया। ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये ऐसा इसीलिए हुआ कि कहीं ना कहीं बैटरी के अंदर पावर लॉस हो रहा है। कैसे, पक्का बैटरी के अंदर का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा, लेट इट बी आर।
क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कारण है ही घटाने के लिए, लेकिन यूज करते ही इसका कम वोल्टेज आ रहा है। दैट मीन्स इसके अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वही यहाँ पे एक सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो हम लोग एक्सटर्नली रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया ये हम लोग बना करके दिखाते हैं ऐसा बाहर में, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है, बैटरी के अंदर होता है। तो बोलोगे अंदर रेजिस्टर होता है, नहीं, ये रेजिस्टेंस अलग है। ये रेजिस्टर है, ये भी रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को, जिसकी वजह से पावर लॉस होता है। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो बैटरी का एक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करता है। मतलब बैटरी के अंदर काफी सारे केमिकल्स होते हैं, जिसके अंदर काफी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल्स एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा तो काफी चार्ज पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, तो कोलिजन की वजह से पावर लॉस होगा। तो दैट कोलिजन इज नथिंग बट द इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब अंदरूनी पार्टिकल्स की वजह से जो अपकमिंग पार्टिकल्स टकरा रहे, जो इधर से इधर आ रहे थे और अंदर पहले से जो पार्टिकल्स उसे टकरा रहा है, तो जो क्लियरली जाना चाहिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, वो क्लियर नहीं जा पा रहा। मतलब उसमें रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। मतलब बैटरी का जो केमिकल्स है, सेल का जो केमिकल है, वो इसको रुकावट पैदा कर रहा है चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने में। यानी कि इट इज एक्टिंग एज एन इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यही क्या कर रहा है, पावर लॉस करा दे रहा है इसके अक्रॉस। तो मतलब करंट निकलने से पहले इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, कुछ पावर लॉस हो जा रहा है। बात समझ में आई? यानी कि इसके पास जितना वोल्टेज गया, ये हमें 10 वोल्ट की जगह कितना आया, 8 वोल्ट का ही पावर सप्लाई इधर सर्किट में मिल पाया। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का एक बेसिक रिलेशन था। अब हम लोग देखते हैं, तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की तरह ही। जिस तरह रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और तीसरा क्या था, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हम लोग मान लेते हैं, इसको आर की जगह आई आर कर दो, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा वाला, तो ये भी कितना होगा, लेंथ जितना ज्यादा होगा, सेल के बीच में, टर्मिनल्स के बीच में ज्यादा लेंथ, यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। यानी कि बैटरी को चलो छोटा करते हैं, लेंथ को घटा दिए। अब और रेजिस्टेंस घटाने का तरीका क्या है, एरिया बढ़ा दो। इसलिए देखोगे बैटरी जो होते हैं जनरली थिक आते हैं, मोटा। जितना मोटा होगा उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, मोटा होने से एरिया ज्यादा हो जाएगा, और एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यानी कि मोटे बैटरी को लेंगे, शॉर्ट एंड मोटा बैटरी, तो उसके केस में हम लोग क्या देखते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कम ऑफर होता है क्योंकि एरिया ज्यादा मिल गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम ऑफर होने की वजह से क्या होगा, पावर लॉस इसमें कम होगा। इसलिए अच्छे अच्छे क्वालिटीज के बैटरीज को जब लेंगे तो उसमें पावर लॉस कम होता है। जैसे हम लोग जो बाजार से एवरीडे निप्पो ये सब लाते हैं ना 3 वोल्ट का, उसमें पावर लॉस काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और जब बड़ा बड़ा पावर बैटरी सब हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टर सब में, उसमें पावर लॉस कम है, तो ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम कर पाता है। तो ये बात समझ में, इंटरनल रेजिस्टेंस यही जो बहुत बड़ा विलेन का यहाँ रोल कर रहा है। यही विलेन क्या कर रहा है, हमारे पावर लॉस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये अगर ना होता तो हमारे पास जितने वोल्ट का बैटरी था, 10 वोल्ट का ईएमएफ का, वो क्या होता, उतना ही वोल्ट हमें यहाँ मिल जाता, ठीक है। तो यानी कि जो हम लोग मार्केट से सेल लाते हैं वो कितना होता है, हम बोलते हैं कितना वोल्ट का सेल है, तो हम लोग बोलते हैं 3 वोल्ट का। तो वो उसका पोटेंशियल ईएमएफ होगा या कि टर्मिनल वोल्टेज। ऑब्वियस सी बात है कि सर्किट तो अभी उस बैटरी में लगा नहीं है, तो क्या होगा, वो ईएमएफ हो जाएगा। यानी कि जो हम खरीद के लाते हैं वो 10 वोल्ट ईएमएफ का कोई भी डिवाइस होता है। जब हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं सर्किट में, तब वो जब इसका वोल्टेज मान लो घट गया, जितना भी घटा, तब उसका 8 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा बेसिक सा कंसेप्ट था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसी तरीके से जल्दी जल्दी करके कम समय में अच्छे से पढ़ना है, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मतलब मेरे तरफ से एडवाइस है, ठीक है। इसको इसी तरीके से जल्दी जल्दी करके कम समय में पढ़ना है। तो हमारे पास ये बेसिक बात समझ में आ गया। इसमें बेस एक क्वेश्चन करें क्या, चलो करते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ का कंसेप्ट क्लियर। आप देखते हैं दोनों के बीच का रिलेशन कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन EMF, terminal voltage and what, internal resistance। शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। EVR इंटरनल, तीनों के बीच में क्या है, चलो समझते हैं।
तो डायग्राम इम्प्रॉपर हो गया। मान लो जब भी एक वोल्टमीटर लगाते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, पैरेलल में कनेक्शन होता है इसका, ठीक है। फिर एक रेजिस्टर लगा दो और यहाँ एक एमीटर लगा दो, ठीक है। ये ईएमएफ हो गया, ये दो एंड हो गया, ये आर रेजिस्टर हो गया और इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, लेट इट बी स्मॉल आर, ठीक है। एक तरह से सर्किट है, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। बात समझ में आ रहा है? दोनों के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेगा, मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पॉइंट ए और बी निकाल के देगा, है ना। तो चलो तीनों का रिलेशन देखते हैं। तो मानते हैं कि एक सर्किट है जिसमें एक सेल लगा हुआ है जिसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। इसलिए इसे बॉक्स में कवर किया जाता है कि ताकि इसमें जो पावर लॉस इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होगा वो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर ले। अब जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है हमेशा। किसी भी केस में सर्किट में देखोगे तो वोल्टमीटर विल ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये किससे कनेक्टेड है, तुम्हारे रजिस्टर के साथ, और एमीटर रख दिया गया है क्या करने के लिए, इसके करंट को डिटेक्ट करने के लिए कितना है। ये वोल्टमीटर प्लस माइनस रखो, वोल्टमीटर हमेशा बैटरी के प्लस माइनस से कनेक्टेड होता है, इसका प्लस इसके प्लस, उसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से जुड़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? अब आगे देखते हैं। तो मानते हैं by the concept of what, EMF, the work done by the cell is, EMF के कंसेप्ट की मदद से ये सेल कितना वर्क कर रहा है ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। EMF हम लोग क्या जानते हैं, EMF इज व्हाट, मान लो dW/dq, ये जानते हैं ना, क्योंकि छोटा सा रेजिस्टेंस है ना, बहुत ज्यादा नहीं काम करना पड़ेगा, इसलिए dW/dq, ठीक है। तो हमारे पास dW का क्या वैल्यू आ गया, EMF इंटू dq, और dq क्या होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट हम लोग क्या जानते हैं, I = Q/T, है ना। ये dq है तो करंट भी छोटा होगा, तो हमारे पास dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी dt कर दो और करंट को रहने दो, ये हमारा क्या हो जाएगा IDT। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन I dt, लिख दिया हमने। ये चॉक बहुत ही इरिटेटिंग है यार, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब ये हमारा हो गया EMF के कंसेप्ट से। अब देखते हैं कहाँ कहाँ वर्क हो रहा है। देखो पोटेंशियल, ये जो टर्मिनल वोल्टेज का काम करेगा ना, इस दोनों पॉइंट पे हमारा टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखेंगे, बाय द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज में पहला वर्क क्या होता है, एक्सटर्नली होता है, तो ये इंटरनल था, और ये जो वर्क होगा इस जगह पे बाहर, जब यहाँ से इधर नहीं जाके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएगा, इस टर्मिनल से मतलब निकला इधर से यहाँ से होते हुए गया, तो ये एक्सटर्नल वर्क डन है, एक्सटर्नल सर्किट है, ये इंटरनल सर्किट था इसलिए वो। तो देखो बाय द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज वर्क डन बाय द सेल इज, ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन है, ये एक्सटी कर दो। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए भी क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ रफ में लिख देते हैं कि समय हमारा बचेगा, टर्मिनल वोल्टेज को कैपिटल V मानते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा dW/dq इंटरनली। तो dq अगर तुम्हारा dW निकालेंगे तो V इंटू क्या हो जाएगा dq एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल करेंगे इंटरनल नहीं, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब हमारे पास ये कंसेप्ट हो गया, यहाँ पे भी कर दो VI/dt, ये एक्सटर्नल होगा क्या आया हमारा। अब नाउ ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि हमारा क्या है स्मॉल आर, ये इंटरनल वर्क देगा। ये तो EMF का कंसेप्ट से हमारा वर्क डन जो सेल के वजह से आया है, जब सर्किट इनकम्प्लीट होता तो ये इतना है,
तो जब सर्किट को कंप्लीट किया टर्मिनल वोल्टेज का कंसेप्ट आया, तो टर्मिनल वोल्टेज के हिसाब से वर्क डन निकाल लिया। लेकिन जब कंप्लीट करते हैं तो फिर ये भी वर्क डन देगा, रिस्पॉन्स ये इंटरनल वर्क डन निकाल के देगा। तो सो ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हमारा इंटरनल वर्क डन निकलेगा, ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हमारा ये हो गया वी आई टी और आई स्क्वायर आई डी टी, है ना। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कितना हो जाएगा वर्क डन, पावर लॉस, बताओ? ई आई डी टी हो गया इधर और वी आई डी टी हो गया हमारे पास तुम्हारा बाय द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज वर्क डन बाय द सेल इज व्हाट, इतना। तो नाउ ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, इसमें भी तो पावर का लॉस हो रहा है ना, तो कितना पावर लॉस होगा? ये देखो कैपिटल वी था ना, ये स्मॉल वी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डी क्यू। ये इंटरनल हुआ और स्मॉल वी का वैल्यू क्या होता है, कैपिटल वी जब आई आर होगा तो स्मॉल वी क्या हो जाएगा, ये आई आर लिख सकते हो, चाहे यही आई लिखो, करंट तो सेम ही होगा, रेजिस्टेंस छोटा होगा इसलिए आई आर, तो इसके जगह पर हम लोग स्मॉल आई आर लिख सकते हैं। और डी क्यू के जगह हमारे पास क्या है, आई डी टी। तो क्या आया, आई स्क्वायर आर डी टी आया निकल के, ध्यान दे रहे हो, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास तीन आया, तीनों को अगर लिख लिया हो तो मिटाएं। तो हमारे पास तीन क्या इक्वेशन आया निकल के, जब हम लोगों ने तो लिखना भूल ही गया। चलो अब जानते हैं बाय दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से हम लोग देखेंगे कि जो ईएमएफ का कंसेप्ट था, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये डी डब्ल्यू क्या था, इसने इतना पावर गेन किया, ईएमएफ की वजह से क्या हो रहा है, पावर यहाँ पे गेन हो रहा है। जब टर्मिनल वोल्टेज का कंसेप्ट आया, मतलब सर्किट को लगाया, कंप्लीट किया, तो पावर लॉस स्टार्ट हो गया। किस फॉर्म में पावर लॉस हुआ, एक एक्सटर्नल वर्क के फॉर्म में और दूसरा इंटरनल वर्क के फॉर्म में, मतलब ये स्मॉल आर के वजह से। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा कितना निकल के आया था, वो हम लोगों ने लिखा भी नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई क्या था, ई इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू, तो डी डब्ल्यू ई डेल क्यू, हाँ ये आई डी टी, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो वी आई डी टी, ठीक है ना, ठीक जा रहा है ना, और लिख लेते हैं ना, एप्सिलॉन डी डब्ल्यू बाई आई डी टी वी इज इक्वल्स टू वॉट, डी डब्ल्यू बाई ए आई डी टी, यही हो रहा है ना, टर्मिनल वोल्टेज सेम और ये ईएमएफ, तो डी डब्ल्यू आई डी टी यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये वी इंटू आई डी टी, क्लियर है। और तीसरा जो हमारा निकल के आया वो क्या था, आई स्क्वायर आर डी टी था। चलो भाई, तो अब हमारे पास देखो क्या दिख रहा है, ये आई डी टी, ये आई डी टी, और इससे एक आई गया और एक डी टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया हम लोगों के पास। अब इस रिलेशन से हमारे पास क्या क्या निकल सकता है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि देखो, जब थोड़ा सा हेरफेर करोगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज निकल के आ रहा है वो हम लोग क्या देख रहे हैं, एप्सिलॉन माइनस आई आर, मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज कम आया था ईएमएफ के कंपैरिजन में, ये क्या था, कम था ना, स्टार्टिंग में देखे थे ना कैसे कम था, यहाँ देख लो न्यूमेरिकल ये भी हमारे पास आ गया, ये आई आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ही कुछ पावर लॉस हो रहा है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो आई आर निकलेगा वी इक्वल टू आई आर से, और ये छोटा आर है इसलिए छोटा है, तो आई आर के मदद से एप्सिलॉन माइनस आई आर किए तो हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज निकल के आया वो क्या होगा, अब ये 10 वोल्ट में कुछ माइनस करेंगे तो फाइनल टर्मिनल वोल्टेज जो निकलेगा वो कम ही आएगा ईएमएफ से। बात समझ में, यानी कि हमारे पास 10 वोल्ट का बैटरी है तो हम 8 वोल्ट के में ही यूज कर पाएंगे, या जितना भी आर का वैल्यू होगा आई आर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वोल्ट 6 वोल्ट 9 वोल्ट जो भी बचेगा पावर लॉस के रूप में, यानी कि ईएमएफ से हम ऐसे टर्मिनल वोल्टेज कम ही आने वाला है। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन इक्वल टू आई आर आ गया, बात समझ में आ गया, क्लियर है, ये एक रिलेशन आया। ये एक रिलेशन तैयार हो गया। अब
और थोड़ा देखिए इसको और क्या कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है, मतलब और क्या क्या रिलेशन निकाला जा सकता है। V का वैल्यू क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज किसके क्रॉस होता है, इस रजिस्टर के क्रॉस, देख लो ये। तो IR लिख सकते हैं, कैपिटल R इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR, लिख दिया हमने। आप एप्सिलॉन का वैल्यू निकालोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, IR प्लस IR होगा। सही जा रहे हैं हम लोग, I इंटू R प्लस R, ठीक जा रहा है क्या, एकदम सर सही जा रहे सर। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा EMF का वैल्यू आ गया, देखो और एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर करंट निकालना चाहें, कहाँ गया चौक, चौक खत्म हो गया। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन आ गया। अगर हम लोग करंट निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, EMF बाय R प्लस R। देखो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि अगर किसी भी सेल से कितना करंट निकल रहा है ये डिपेंड करता है किस पे, टोटल रेजिस्टेंस पे, एंड दैट टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड ऊपर वाला इंटरनल रेजिस्टेंस, तब जाके करंट निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये जो रिलेशन आ गया है इसकी मदद से हम लोग तरह तरह का रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो ये बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल्स किया जाए फटाक से, विदाउट वेस्टिंग टाइम, मिटा दे। जल्दी 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 सर, जल्दी जल्दी। चलो एक क्वेश्चन किया जाए विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। एक क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, है ना। सर्किट अगर क्लोज है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, इफ अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट। मान लो हमारे पास एक बैटरी है जिसका EMF कितना दे रखा है इसने, 20 वोल्ट, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 4 ओम। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये क्या है, 4 ओम है, ठीक है। और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टर को लगाया गया है और ये हमारा अननोन है। चलो और कुछ देखते हैं क्या है। व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। अभी तो जब ये इनकम्प्लीट था, सर्किट क्लोज नहीं था, तो EMF था, जैसे क्लोज हुआ करंट स्टार्ट टू फ्लो। कंसेप्चुअली हम लोग अब क्लियर है, EMF और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में करंट स्टार्ट फ्लो हो गया। और ये भी जानते हैं कि जो भी EMF है वो क्या होगा, घटने वाला है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इतना दिया है एंड द करंट इन द सर्किट इज, हमारे पास ऑलरेडी दे दिया है, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर दे दिया है। तो हमारे पास दिया है कि व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, यानी कि EMF इतना है, इतना करंट जाने के बाद जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज निकलेगा वो कितना होगा। तो बात समझ में आया। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि जो हमारे पास I का रिलेशन आया था क्या था, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय R प्लस R, ये निकला था ना। एप्सिलॉन बाय R प्लस R करेंगे तो I हमारे पास है कितना दिया, 0.5, ठीक है। हम लोग को पहले निकालना कि R का वैल्यू निकाल लेते हैं, और एप्सिलॉन का वैल्यू क्या दे दिया, 20 बाय R प्लस स्मॉल r कितना दिया है, 4, ठीक है। चलो इसको इधर कर लेते हैं, R प्लस 4 बाय 20 बाय 0.5, ठीक है। ये गया ऊपर, ये हमारा कितना हो गया 40 टाइम्स में, R इक्वल टू 36 ओम। तो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 36 ओम का। बात समझ में आ रहा है, हमारा जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 36 ओम, ठीक है। तो अब इसके अक्रॉस, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही होता है, ये हम लोग पिछले सर्किट डायग्राम में देख चुके थे। तो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कितना आएगा, तो हम लोग जानते हैं टर्मिनल वोल्टेज के कंसेप्ट से, V इक्वल टू IR, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, I हमारा कितना है 0.5 इंटू 36, R का वैल्यू 36 आ रखा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको 10 कर दो ना और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 30, 3 5 18, कट करो, 18 वोल्ट आया कम। ये रहा हमारा EMF दैट इज 20 वोल्ट, और जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज निकल के आया वो क्या है, 18 वोल्ट कम हुआ, दिखा। यानी कि ये कौन कल्प्रिट है यहाँ पे, ये 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस।
अगर ये 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता तो हमारे पास पावर लॉस, जो पावर लॉस है वो नहीं होता। तो ये बात क्लियर हो गया कि जो बैटरी हम लोग इनिशियली यूज करते हैं 20 वोल्ट का, वो एक्चुअली हमारे पास जब सर्किट में लगाते हैं तो पावर लॉस के रूप में आता है, और जो वोल्टेज होता है बैटरी का, सेल का, सॉरी बार बार सेल बोल दे रहे और बैटरी बोल दे रहे, सेल मतलब सिंगल है तो सेल, इसके साथ और एक लगा दिया जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बैटरी हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो 18 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट है। तो यही तरीका है, कंसेप्चुअली पढ़ना है, जिस कंसेप्ट को पढ़ना है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को तुरंत बनाइए। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप लोग जो अभी बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोग पीवाईक्यूज को लास्ट में करिएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और रिवीजन करिए, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन वाला जो आता है आपका सैंपल पेपर का बुक सब, उस चैप्टर वाइज बुक को खरीदो, हर चैप्टर को पढ़ो और उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करो। वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जब क्लियर हो जाएगा, हर चैप्टर का जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तब पीवाईक्यू और कंबाइंड सैंपल सेट सब बनाना चाहिए, जो सारे चैप्टर्स का कंबाइंड सैंपल भी आता है उसको। तो वो लास्ट स्टेप होना चाहिए, वो आप लोग दिसंबर के बाद भी कर सकते हो। तो अभी पूरे दिसंबर में आप लोग क्या करो, चैप्टर वाइज वाला जो बुक आता है सैंपल, जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब, वो सबको प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो मैं आई होप कि लेक्चर पूरा क्लियर हो गया, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से दोबारा अपने लेक्चर को आप लोग देख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर्स को देखो, सबको आपस में कोरिलेट करो और पढ़ो। नेग्लेक्ट नहीं करना है कि एग्जाम आएगा तब हम लोग लेक्चर देखेंगे या फिर तब पढ़ाई करेंगे। टाइम अभी है, अभी भी काफी टाइम है, अच्छे से पढ़ाई हो सकता है। डोंट वेस्ट योर टाइम, इट इज वेरी प्रीसियस, क्योंकि जो जिसने समय को नहीं इज्जत दिया, समय उसे नहीं छोड़ता है फिर, ये याद रखना। इसलिए रेस्पेक्ट टाइम, टाइम को रेस्पेक्ट करो और उसको सही से यूटिलाइज करो। ठीक है, सो लेट अस एंड दिस लेक्चर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और भी बहुत सारे कुछ टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई एम पार्थिस राजवंश, योर फिजिक्स सर, tuning off. We will meet again in our next lecture. Okay, bye bye. Thank you. Jai Hind.